प्रीमियम को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो चीजें मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वो आपने ऑलरेडी की है वहां पे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना। डिस्काउंट वाला टॉपिक हमने कल कर दिया था। हम्म, इसी तरीके से एक टॉपिक है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वैसा ही है जैसे हमने शेयर्स किए थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम्म, अगर आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो और सामने कैश नहीं आ रहा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था शेयर्स में, पहला केस, आप कोई एसेट खरीद रहे हो सपोज। या बिजनेस या अगर आपने प्रमोटर्स। परचेज ऑफ एसेट किया, तो परचेज ऑफ एसेट में एंट्री क्या कर देते हैं, आपके पास एसेट आएगा। सपोज 2 लाख एसेट का एसेट अकाउंट। खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। टू वेंडर अकाउंट। हम्म। 2 लाख। जी। फिर वेंडर को आपने क्या किया, डिबेंचर इशू कर लिया, कैश नहीं दिया, डिबेंचर इशू कर लिया। वहां पे शेयर इशू करते थे, हम बोलते थे शेयर को इशू किया जाएगा या पार या प्रीमियम। बट डिस्काउंट यहाँ पे डिबेंचर में जो है, डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर एट पार कर दिया मींस 2 लाख के पूरे डिबेंचर दिए। अगर आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100, तो आप कितने डिबेंचर दोगे उनको, 2 लाख डिवाइड बाई 100। यही करोगे नातिका, 2020 कैंसिल, तो आप उसे 2000 डिबेंचर दोगे हाँ। ऑफ ₹100 ईच। तो जब आप जी। 2000 डिबेंचर दोगे, एक वेंडर को एंट्री क्या करोगे, वेंडर को डेबिट करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर अकाउंट। तो जितना भी उसमें परसेंटेज होगा, सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 10% डिबेंचर 2 लाख। ठीक है, जब आप उसको डिबेंचर इशू करोगे एट पार, तो एंट्री ये हो जाएगी। तो सिंपल फंडा हमने पढ़ा था कि व्हेन यू इशू द डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट आर टू बी इशूड। कितने डिबेंचर्स उसको देने हैं, उसको आपकी कैलकुलेशन करनी है। तो उसमें मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला तब बताया था, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू, कोई बताएगा नंबर ऑफ शेयर्स वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट अमाउंट पेएबल। टू। हम्म। सिंपल सी याद रखो, अमाउंट पेएबल कितना है, डिवाइड बाय इशू प्राइस, हाँ। डिवाइड बाय शू प्राइस। इशू प्राइस। बहुत सिंपल है, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब देखो, डिबेंचर अगर इशू किया जाएगा एट पार हो सकता है जी सर। बेटा, एक एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट भी। एट डिस्काउंट हो सकता है, यही हो सकता है नातिका। जी सर। या तो आप डिबेंचर को इशू करोगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब देख रहे हो आप, आपको सपोज वेंडर को 2 लाख रुपया देने हैं, वेंडर को 2 लाख रुपया देने हैं। नाउ द पॉइंट इज, बीइंग अकाउंटेंट आपको ये देखना है कि मुझे उसको कितने डिबेंचर देने हैं। तो अगर एट पार होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, 2 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है, 100। हम्म। ये एट पार कर रहे हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इक्वल टू 2000। ठीक है राधिका। तो अगर आप उसको 2 लाख के बदले डिबेंचर देने हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि मुझे इसको कितने डिबेंचर देने हैं। तो आपने देखना है कि आप कितने का उसे एक डिबेंचर दे रहे हो। आप उसे बोल रहे हो मैं तुम्हें डिबेंचर 100 का दे रहा हूँ, तो एंट्री हो जाएगी 2 लाख डिवाइड बाई 100, तो वो आएगा 2000। तो आप उसको 2000 डिबेंचर दोगे 100 रुपए के। ठीक है। हम्म। अगर आपने उसे बोला कि भाई मैं जो डिबेंचर हूँ आपको 120 रुपया में दे रहा हूँ, सपोज 20% प्रीमियम पे दे रहा हूँ, तो उसे आप बोल रहे हो कि मेरा एक डिबेंचर है वो 120 रुपए का है, तो आप उसे कितने डिबेंचर दोगे, 2 लाख डिवाइड बाई 120, कितना हुआ। कोई कैलकुलेट करो। सपोज इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 125 करता हूँ, 17। मैं 125 कर लेता हूँ सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए। 25 रुपया प्रीमियम पे दे रहा हूँ उसको, करो कितना हुआ, 1600। पूरे 1600। हम्म। तो मैं उसको 1600 डिवेंचर्स दे दूंगा। कितने डिवेंचर दूंगा नातिका, 1600। 1600 डिवेंचर दूंगा। और अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे को 80 पे देता हूँ डिवेंचर डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाई 80। अब मैंने उसको बोला मेरा एक डिवेंचर 100 का है, बट मैं आपको ये 20 रुपीज डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो इशू प्राइस इक्वल टू 80। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितने हो जाएंगे, 2500। 2500। तो यहाँ पे हो गया 2000। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री बताओ मुझे। वेंडर वाली एंट्री तो आपने ऊपर कर दी, हम्म। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर तो हो गया। अब यहाँ पे हम्म। एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट वेंडर अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर अकाउंट। टू 10% डिवेंचर्स। ठीक। कितने, 200 2000 दो। डिवेंचर
करती है 2000 ऑफ रुपीज 100, तो 2000 इंटू 100 कितना होता है 2 लाख, और वेंडर अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 लाख 2 लाख खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। यहाँ पे आप जी। उसको 1600 डिबेंचर्स दे रहे हो, तो वेंडर को तो पूरा डेबिट करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 2 लाख, नातिका वेंडर को तो पूरा डेबिट करोगे, बट आप उसको कितने डिबेंचर्स दे रहे हो, 10% डिबेंचर्स कितने दे रहे हो, खाली 1600 ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 1,60,000 आपका डिबेंचर की लाइबिलिटी बनेगी। 40,000 क्या हुआ, 40,000 आप उसे प्रीमियम ले रहे हो, कैसे, आप उसे 25 रुपया पे दे रहे हो ना एक्स्ट्रा, तो ये जो 100 रुपया प्लस 25 रुपया ये आप उससे प्रीमियम ले रहे हो, तो आपने उसको 1600 डिबेंचर दे दिए, तो 1600 डिबेंचर को आप उसे कितना प्रीमियम चार्ज करो, @25, तो 1600 इंटू 25 वो आपने प्रीमियम लिया, वो आपका बनेगा शायद मेरे हिसाब से 40,000, और वो 40,000 आपका जाएगा किसमें जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये सबको समझ आया कि नहीं, अदरवाइज मैं दोबारा समझाऊंगा। साहिबा बेटा आपको समझ आया कि इस केस में हम उसे बोलते हैं कि हमारा जो डिबेंचर है फेस वैल्यू शो है, बट हम उसको 125 इशू करें, मतलब एक डिबेंचर की वैल्यू 125 है, तो मैं उसे कम डिबेंचर दूंगा, कितना, 2 लाख डिवाइड बाय 125 दैट इज 1600, तो मैं उसको 1600 डिबेंचर दूंगा, तो लाइबिलिटी कितनी होगी 1600 इंटू 100 दैट इज 1,60,000, और 40,000 मेरा फायदा हो जाएगा, वो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। समझ आई बात। जी सर। और तीसरे केस में मैं उसको 2500 डिबेंचर दे रहा हूं, तो मैं लाइबिलिटी कितनी मार रहा हूं, 2500 इंटू 100 दैट इज 2,25,000, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू। तो यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया, वेंडर अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो 10% डिबेंचर्स 2,50,000, मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, 50,000 मेरा नुकसान हो गया, वो मैं करूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्यों, ये देखो 2500 डिबेंचर्स पे मैं 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 2500 इंटू 20 रुपया वो होता है 50,000। दिस इज ऑल अबाउट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ आया बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये देखना कि आपने कितने डिबेंचर्स देने हैं, अगर पार पे दे रहा है या प्रीमियम पे दे रहा है या डिस्काउंट पे देना है, तो द फॉर्मूला इज जस्ट वन फॉर्मूला, द अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, तो आपको निकलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने इशू किए, प्रीमियम के वक्त आपने कम डिबेंचर्स दिए होंगे और डिस्काउंट के वक्त आपने ज्यादा डिबेंचर्स दिए होंगे, ज्यादा डिबेंचर्स दिए होंगे मींस आपने लायबिलिटी ज्यादा बुक कर ली और वो वैल्यू कम थी, तो वो नेट ऑफ में जो हो जाएगा वो आपका डिस्काउंट है, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। और जब आप कम डिबेंचर्स दे रहे हो इट मींस आपका फायदा हो गया, तो आपने डिबेंचर्स को महंगा बेचा, वो एक्स्ट्रा पैसा जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। समझ आई बात। जी सर। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था शेयर्स में भी, कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं था इसमें। और शेयर्स में फिर मैंने दूसरा चीज बताया, एक तो था कि अगर हम एसेट खरीदेंगे तो ये होता है, दूसरा है अगर हम पूरा बिजनेस खरीदेंगे, परचेज ऑफ बिजनेस था उधर भी, जी तो उसमें सर। हम बोलते थे जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तब उसके सारे एसेट्स लेते हैं और सारी लाइबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, आपने क्या निकालनी है, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ है, जो आपने उसका बिजनेस खरीदा उसके बदले आपने कितना अमाउंट दे रहे हो, द अमाउंट दैट इज बीइंग पेड टू परचेज द बिजनेस, आप याद रखो उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन आप लिखना चाहो तो लिख दो, द परचेज कंसिडरेशन मीन्स द अमाउंट that is paid for the purchase of the business, means the amount that is paid for the purchase of the business, ठीक है। अब आपको क्या ख्याल रखना है, जब आप किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो उसमें क्या होता है, आपका फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, मतलब आप उसको ज्यादा पैसा दे सकते हो या कम पैसा दे, मतलब आप उधर निकालते हो नेट एसेट्स, क्या निकालते हो, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब क्या होता है, ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, नेट में आपको कितने एसेट्स मिले, दैट इज द नेट एसेट वैल्यू, उसको आप कंपेयर करते हैं, इसको आप कंपेयर करते हो विद परचेज कंसिडरेशन, क्या करते हो इसको कंपेयर विद परचेज परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। नाटका तीन चीजें हो सकती है, जब आपने किसी का बिजनेस पूरा खरीदा तो जो आपके नेट एसेट्स थे और उसके बदले आपने कुछ पैसा दिया, अब क्या हो सकता है जितने के नेट एसेट्स थे उतना आपने पैसा पैसा दिया, या आपने पैसा ज्यादा दिया या आपने पैसा कम दिया, यही चीजें हो सकती है। मैं समझा दूंगा, मैंने शक्ति स्वीट्स को खरीदा, मैंने
शक्ति स्वीट्स को शक्ति स्वीट्स को खरीदा। तो जब मैंने उसके सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज का टोटल किया तो उसके जितने भी सारे एसेट्स थे, ऑल एसेट्स जो थे, उसकी वैल्यू थी 13 लाख। कितनी थी बेटा? 13 लाख। उसकी जो ऑल लायबिलिटीज जो मैंने टेक ओवर कर ली कि वो लायबिलिटीज अब मैंने अपनी लायबिलिटीज मान ली, उसका वैल्यू था 3 लाख। तो नेट में मैंने कितने एसेट्स उसके खरीदे? 10 लाख। ये मैंने उसके एसेट्स खरीदे जिनकी वैल्यू थी 10 लाख। बट उसने मुझे, हो सकता है जब डील हुई होगी वो 10 लाख में भी हुई होगी, हो सकता है मैंने उसको 15 लाख दिया, हो सकता है मैंने उसको 8 लाख दिए। अब जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन क्या हो सकती है? हो सकता है मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 10 लाख ही दूंगा, हो सकता है मैंने उसको बोला कि मैं 15 लाख दूंगा, हो सकता है मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें 8 लाख ही दूंगा। वो डिपेंड करता है उस वक्त बिजनेस वहां पे मुझे फ्यूचर में कैसा आ रहा है कि वहां से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा होगा इट मीन मैं उसको ज्यादा पैसा दूंगा, जिसको हमने पार्टनरशिप के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, गुडविल, है ना। अगर मैं उसे नेट एसेट से ज्यादा पैसा दूंगा इट मीन वो एक्सेस पैसा किसका दे रहा हूँ मैं? जो उसके बैलेंस शीट में एसेट है, अगर मैं उससे ज्यादा पैसा दे रहा हूँ वो किस चीज का दे रहा हूँ? गुडविल का। और अगर मैं उसको कम दे रहा हूँ मीन्स मुझे लगता है इसका बिजनेस अच्छा नहीं है, तो वहां पे अगर मेरा फायदा हो गया तो उसको वहां मेरा कैपिटल रिजर्व हो। अगर मैंने 10 लाख के बदले 10 लाख दिया तो नेट एसेट जो है इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ना गुडविल होगा ना कैपिटल रिजर्व होगा। बट अगर मेरी परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे ज्यादा है नेट एसेट से, है ना, मैंने 15 लाख दिए और मेरे को जो एसेट्स मिले वो सिर्फ 10 लाख के मिले, तो मैंने 5 लाख रुपया ज्यादा पैसा दिया, तो जो मैंने एक्सेस 5 लाख दिया इट इज इक्वल टू गुडविल। तो ये मैंने उसको गुडविल का पैसा दिया। क्या दिया? गुडविल का पैसा। बट अगर मैंने उसकी परचेज कंसिडरेशन मेरी जो है वो नेट एसेट से कम है, नेट एसेट्स मेरे 8 लाख 10 लाख के थे और मैंने उसको 8 ही लाख रुपए दे दिए, उल्टा हो गया ना। परचेज कंसिडरेशन मेरी 8 लाख की हो गई, यहाँ पे मेरा 2 लाख का फायदा हुआ। सॉरी, इसको मुझे नेगेटिव फिगर दिखाना चाहिए। अगर मेरी परचेज कंसिडरेशन जो है वो 8 लाख है और मैं उससे 10 लाख के एसेट खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 लाख की नेगेटिव फिगर आएगी, तो मेरा फायदा हो गया, मेरे को ज्यादा एसेट मिले जबकि मेरे लाइबिलिटी मतलब पैसा कम गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट हुआ और कैपिटल प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। जी सर। अब अगर मैंने इसकी जगह डिबेंचर्स इशू किए तो अगेन बात आएगी कि डिबेंचर्स आपने जो इशू किए पार पे किया, प्रीमियम में किया या डिस्काउंट पे किया, उस तरह से एंट्री हो जाएगी। बट वो किसके अगेंस्ट में होगी? परचेज कंसिडरेशन में, है ना। जी सर। परचेज कंसिडरेशन वाला के लिए एंट्री हो जाएगी फिर कि परचेज कंसिडरेशन वाला जो है उसके अगेंस्ट में मैंने डिबेंचर दिए, तो वो आपको फिर एंट्री कैसे हो जाएगी? जो मैंने ऊपर दिखाया कि वेंडर को मुझे 10 लाख देना था, तो 10 लाख के अगेंस्ट में 12 लाख का भी दे सकता हूँ, 8 लाख का भी दे सकता हूँ। बट वो डिबेंचर की बात है, जहां तक परचेज कंसिडरेशन की बात है उसको और नेट एसेट को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वहां पे मेरा गुडविल हो सकता है या कैपिटल रिजर्व हो सकता है। समझ आ रही है बात की बाउंसर हो रहा है? जी सर, आ रहा है समझ। कि सबको समझ आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है? सर आ रहा है समझ। मैं सिंप्लीफाई बोलता हूँ। अब केस नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं जहां पे मेरी परचेज कंसिडरेशन जो है वो 10 लाख है और मेरे जो नेट एसेट्स है वो भी 10 लाख है। ठीक है, ठीक है। अब इस केस में पहले एंट्री क्या हो जाएगी? पहले आपके पास एसेट्स आएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, आप एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट वेंडर्स अकाउंट 13 लाख, तो लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, तो बिजनेस परचेज क्या बोलेंगे, या जो सपोज जो भी वो वेंडर जिससे हमने लिया था, ठीक है ना। अच्छा। आप सिंपली करो, लिखो टू परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। टू परचेज कंसिडरेशन कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी लिख लो टू परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। 10 लाख, यही एंट्री होगी जी सर। पहले केस में। अब इस परचेज कंसिडरेशन को जब मैं पे करूंगा, जब मैं इस परचेज कंसिडरेशन को पे करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख। अब देखना पड़ेगा मुझे कि इस वक्त मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अगर मैं एट पार कर रहा हूँ, अगर मैं एट पार कर रहा हूँ तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज कंसिडरेशन ऑन डेबिट टू 10% डिबेंचर, सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
10 लाख। तो 10 लाख का मुझे पैसा देना था, 10 लाख का 10 लाख के बदले मैंने डिबेंचर दे दिया। अगर मैंने एड प्रीमियम कर लिया 20% पे, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, उसको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दूंगा, 10 लाख डिवाइड बाई 120। तो एंट्री हो जाएगी परचेज कंसेशन 10 लाख टू 10% डिबेंचर्स, क्योंकि वो कम निकलेंगे और बाकी मेरा पैसा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। और अगर मैं उसको 80 रुपीज पे ही दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, परचेज कंसेशन 10 लाख होगा, मेरे डिबेंचर्स ज्यादा हो गए, 10 लाख से 12 लाख हो गए, और बाकी जो मेरा लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर। समझ आ रही बात कि नहीं? जी सर, आ रहा। अच्छे से आ रहा है समझ? हाँ। अब दूसरा केस देखो। अब अगर मैंने दूसरा केस, जब मैंने परचेज कंसेशन जो है वो 15 लाख है और मेरे नेट एसेट जो है वो 10 लाख है, तब एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट आपके 13 लाख आए जी सर। टू लाइबिलिटीज 3 लाख परचेज टू परचेज कंसिडरेशन 15 लाख। अब देखो आपने 15 लाख दिए और आपको नेट एसेट्स कितने मिले, 10 लाख है, तो आपको 5 लाख का नुकसान हुआ, तो डेबिट साइड कम है 5 लाख से, गुडविल है। तो ये आपका गुडविल हो गया। तो गुडविल की एंट्री करोगे, गुडविल आपने परचेज किया तो वो आपका अपनी बुक्स में एज एन एसेट दिखाओगे, इंटेंजिबल एसेट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख, ठीक है। फिर जब इस परचेज कंसिडरेशन को पे करोगे तो देखोगे कि भाई इसको लिए मैंने जो डिबेंचर जो किए वो पार पे किए, प्रीमियम पे किए कि डिस्काउंट पे किए, जितना भी होगा वो 15 लाख के साथ एंट्री हो जाएगी, जैसे ऊपर एंट्री की थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स या टू डिबेंचर्स एंड प्रीमियम या डिस्काउंट एंड देन डिबेंचर, वो सेम हो जाएगा। द पॉइंट इज ये आपको देखना है कि यहाँ पे गुडविल होगा कि कैपिटल होगा, और उसके बाद जब परचेज कंसिडरेशन को आप डिस्चार्ज करोगे वो एंट्री वैसी होगी जैसे ऊपर एसेट वाले में देखिए। समझ आ रही है बात के नहीं? जी सर। अब उल्टा देखो, परचेज कंसिडरेशन आपकी 8 लाख है, परचेज कंसिडरेशन आपकी 8 लाख है और नेट एसेट्स आपके 10 लाख है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट आपका 13 लाख का आया, लाइबिलिटीज आपकी 3 लाख की है तो उनको आप अपनी लाइबिलिटीज मानोगे 3 लाख टू परचेज कंसिडरेशन 8 लाख, और तक का तो 2 लाख का अभी भी आपका एसेट ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसमें 2 लाख का आपका फायदा हुआ, आपके पास एसेट ज्यादा आ गई, वो 2 लाख आपका फायदा हो गया, वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अब ये 8 लाख आपने देना है, इसके बदले अगर आप डिबेंचर दे रहे हो तो आपने देखना है वो डिबेंचर में इशू कर रहा हूँ पार पे या प्रीमियम पे या कितना भी, तो एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट 8 लाख और बाकी वो डिबेंचर वाली एंट्री होगी एज गुड एज जो पहले वाले केस में हो गया था। समझ आई बात? जी सर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि परचेज कंसिडरेशन अगर कम होगा उसके साथ डिस्काउंट या प्रीमियम का कुछ दे रहा है, वो अलग बात है। परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम या ज्यादा होगा उसकी वजह से गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्लियर होगा। फिर परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए अगर आपने डिबेंचर चाहिए तो कैसे एंट्री होगी, दैट्स एज गुड एज जो हमने एसेट में किया था, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा केस होता है अगर आपने डिबेंचर इशू किए प्रमोटर्स को, शेयर्स भी था यहाँ पे डिबेंचर्स का, डिबेंचर इशू टू प्रमोटर्स, वहां पे भी हम क्या बोलते थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक सिंपल इलस्ट्रेशन है वो आप खुद कर लेना, वो इसी में कवर है, उसमें कुछ मुश्किल है नहीं, उसके बाद भी सिंपल है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम करेंगे, वो भी छोटा सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट उसको पहले मुझे थोड़ा सा मुआद देना है समझाने के लिए कि जैसे आपको 4 दिन पहले पता नहीं था डिबेंचर क्या होता है, अब आपको पता है डिबेंचर क्या है, तो आपको अब एक चीजें आसान लग रही है। इसी तरीके से एक नया कंसेप्ट आ रहा है, जो पहले कंसेप्ट को समझे फिर आपको खुद ही बोलोगे सर ये तो आसान टॉपिक था। तो मैं लिखूंगा जो हमें तीसरा चीज इसमें पढ़ना है, डिबेंचर्स। तो हमने पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसके बाद है डिबेंचर्स। आजकल मौसम कश्मीर में भी खराब है कि यहाँ यहाँ एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, हमेशा मुझे शाम को फीवरिश सा लगता है और सुबह को साइनस का मेरे को अटैक होता है। कश्मीर में भी अभी वेदर चेंज से कुछ दिक्कत आ रही है कि नॉर्मल है वहां पे? नहीं सर, यहाँ पे भी चेंज है। मेरे को हर शाम को ना ऐसा ऐसा लगता है कि शायद मैंने कल भी आपको बताया था कि परसों बताया कि हाँ मेरे को हाँ। लग रहा है कि मैं मेरे को फीवर आ रहा है, और अभी भी जस्ट मुझे लग रहा है, और सुबह मेरे को पूरा नाक बंद होता है। तो पता नहीं यार, बट यहाँ पे मैंने बाकी लोगों से भी सुना कि मतलब ऐसे वेदर चेंज की वजह से वायरल सा हो जाता है। चलो हम एक तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे,
बहुत ही आसान टॉपिक है, बट जब इसको आप लॉजिकली समझ लोगे। डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोई आप बच्चों में से मुझे बताएगा कि सर क्या होता है ये डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी? सर मॉर्टगेज रखते हैं ना कोलेटरल, तो हमने बहुत बार सुना है मॉर्टगेज रखते हैं ना, जैसे हम बैंक लोन लेते हैं ना, हाँ तो वहां पे वो हमें लोन ऐसे ही नहीं देते, वो बोलते हैं आप यहाँ पे कुछ मॉर्टगेज रखो। फॉर एग्जांपल अगर हाँ मुझे 10 लाख चाहिए, तो मैं हाँ बोलूंगी इनको कि मेरे पास लैंड है, आप ये रख लो, तो वो जो मैं हाँ। वहां पे रख रही हूँ ना, उसको वो हम लैंड के कोलेटरल। कागज रखते हैं अपने पास। तो उसको हम तो कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं, या मॉर्टगेज बोलते हैं, या सिक्योरिटी बिल्कुल, सिंपली बोलते हैं। बिल्कुल सही सही। हम्म। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल बोला तुझे, कोलेटरल का मतलब क्या होता है? अभी बहुत मॉर्टगेज। चल रहा है, अभी जो इसराइल और ये फलस्तीन वाली वॉर हो रही है, उसमें भी हम बोल रहे हैं, या कश्मीर में भी हमने बहुत सारा कोलेटरल डैमेज सुना है ना। मतलब हम्म। जब जंग होती है तो बीच में जो वो मतलब एक्सचेंज में जो लोग बेचारे मर जाते हैं या जो नुकसान होता है, उसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे मुनीता ने बहुत सिंपल से, सर आप लोन लेते हो, उसके अगेंस्ट में, कोलेटरल का मतलब होता है अगेंस्ट में, अगेंस्ट में आपको कुछ देना पड़ता है। जैसे आपने घर का हाउसिंग लोन ले लिया या आपने कोई भी लोन ले लिया, तो आप बैंक के पास गए, यहाँ पे पर्सन है, पर्सन बैंक के पास गया, मुझे लोन दे दो, तो बैंक ने इसे 10 लाख रुपीज दे दिए, ठीक है। अब इसकी सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या बोलता है कि मैं तुझे अनसिक्योर्ड लोन दूंगा, मुझे सिक्योरिटी में कुछ गारंटी रख ले, मॉर्टगेज रख ले, कुछ सिक्योरिटी दे दे या कोलेटरल सिक्योरिटी दे। बंदा इसे अपने लैंड के डॉक्यूमेंट्स देता है, जितनी भी उसकी वैल्यू है, सपोज उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख के लोन के अगेंस्ट में 20 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी देता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, ठीक है। तो बैंक को अगर कल को कोई ये बंदा पैसे नहीं देगा, तो बैंक इसकी लैंड को भेजेगा और अपने 10 लाख रुपए रिकवर करके बाकी पैसे इसको देगा, जो भी 10 लाख पर इंटरेस्ट होगा। मेकिंग सेंस और नॉट? जी सर। तो पर्सन को रिप्लेस करो कंपनी से। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ। कंपनी को कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। कंपनी कंपनी भी लोन लेने जा सकती है। जी। कंपनी लोन लेने गई, कंपनी ने 10 लाख रुपए दे दिए, बैंक बोला सिक्योरिटी रखो। एक हमने पढ़ा था, कंपनी अपने एसेट्स भी सिक्योर कर सकती है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब कुछ कर सकती है ना। हम्म। तो कंपनी ये सब चीज भी कर सकती है। प्लांट एंड मशीनरी कर देगी, तो ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स कंपनी को, बैंक को देगी कि यू आर, आपका मॉर्टगेज है प्लांट एंड मशीनरी पे, कल को हम पैसे नहीं देंगे, आप एनसीएलटी में चले जाना, वो हमारे प्लांट एंड मशीनरी को भेजेंगे और आपको पैसे मिलेगा। बिल्डिंग को कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपनी कोलेट्रल में अपने डिबेंचर भी दे सकती है। ठीक। कंपनी अपने डिबेंचर भी दे सकती है। डिबेंचर से ज्यादा होता है, कंपनी जो होते हैं ना, बड़े बड़े कंपनी, वो अपने शेयर्स गिरवी रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने शेयर्स गिरवी रखते हैं, और उनके अगेंस्ट में क्या करते हैं? लोन लेते हैं। अदानी का केस मैंने शायद इससे पहले आप क्लास में थोड़ा सा बताया था। अदानी यही करता था। अदानी अपने शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ाता था। क्या बढ़ाता था अदानी? अपने शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ाता था। कैसे? अपने बाई के थ्रू उसमें पैसा ब्लैक में नहीं, पहले इंडिया से बाहर लेते थे जैसे भी कैसे, फिर अब उसका बाई किसी और कंट्री में था तो वहां से पंप करता था अदानी में। तो अदानी के शेयर की अगर रियल वैल्यू 10 रुपये 100 रुपये थी, वो उसे इतना बढ़ा के 900 दिखाता था। अब इसके बदले क्या होता था एडवांटेज? अभी अगर ये बैंक के पास जाता, सपोज इसकी रियल वैल्यू अगर 100 थी, तो ये बैंक के पास जाता, बैंक इसको कितना लोन देती? लगभग सपोज बैंक अपना 20 रुपीज का मार्जिन देती, 80 रुपीज का लोन देती बैंक। अब जब इसने अपने शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी और बैंक के पास गया, देखो मेरी, हमारे पास इतने शेयर है तो उनकी इतनी वैल्यू है, आप चाहो तो इनको कोलैटरल सिक्योरिटी रखो और मुझे 900 के अगेंस्ट में लोन दे दो। बैंक उसको 700 800 का लोन देती थी। जहां ये रियलिटी में एलिजिबल था 80 रुपए का लोन लेने के लिए, वहां इसने बैंक में अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा के ज्यादा लोन ले लिया और लोन से काम कर रहा है। भाई लोन जब तुमने इतना सारा ले लिया ऑन द बोथ ऑफ शेयर, फिर तो लोन से तो कोई भी बिजनेस कर सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है। तुम्हें एसेट्स खरीदने हैं, तुम्हें एयरपोर्ट खरीदने हैं, तुम्हें सी पोर्ट खरीदने हैं, तुम्हें पता नहीं क्या क्या खरीदना है, तो खरीद रहे हो। पैसा चाहिए, पैसे कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा। बैंक कोलेटरल मांगे, अपने शेयर मांगे, मेरे शेयर हमारी वैल्यू कम है, तो क्या करके शेयर की वैल्यू को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? ब्लैक मनी कहीं और से लाके पुश कर लो, ऐसे ऐसे करके। तो दिस इज हाउ द गेम वर्क्स ऑन। एनीवेज, दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आपको ये चीज समझ आ गई, जिस तरह से अदानी ने शेयर एज ए कोलेटरल दिए थे, इसी तरह से एक कंपनी अपने डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल दे सकती है। नाउ यू बीइंग द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, द क्वेश्चन अराइज whether when you are giving the documents to the bank as a collateral security, आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं करेंगे ना। मुन्ना को क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा आपने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख का, आप एंट्री क्या करते हो?
बैंक से लोन लिया, हाँ, तो आपने जब बैंक से लोन लिया तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। टू बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री करते हो। हम्म। और यहाँ से आपने अपने जमीन के कागज दे दिए, क्या आप उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हो? क्या जमीन के? आपने उसके बैंक को जमीन के कागज दे दिया ना, हम्म। तो उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हो आप? आपने खुद बोला ना कि सर बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा है, उसने मुझे बोला जमीन के कागज दे दो, जी। तो आप उसकी कोई एंट्री करते हो? सर हम बाकी चार कागज बचे, जवाब दे दो। आपने बैंक से सर हम लोन ले लिया 10 लाख का, और यहाँ से अपने जमीन के कागज उनको दे दिए, बैंक को दे दिए, तो बैंक ने जो पैसा दे दिया दैट इज अ मनी ट्रांजेक्शन, तो आप उसका बिल्कुल से एंट्री कर रहे हो। आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक आपके पास एसेट आया कैश, और आपने एक लोन की लायबिलिटी बुक करनी है, तो लोन को आप बैंक करके या बैंक लोन करके लायबिलिटी बुक कर ली। एक एसेट आ गया और लायबिलिटी आ गई। एक एसेट के कागज आपने बैंक के पास गिरवी रखे, तो क्या उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री होगी? सर हम कागज लोन तो मनी ट्रांसफर, उसका नेचर तो सर है ही नहीं ट्रांसफर। दैट्स नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। पार्टनरशिप में आप देखो, पार्टनरशिप में आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि आप अपनी बिल्डिंग या जो भी है उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास गिरवी रखो, तो आप सिंपली उनको डॉक्यूमेंट दे देते हो, आप उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हो। हम्म। समझ आई बात? तो यहाँ पे जब आपने आपके पास डिबेंचर थे, आपने सपोज 10 लाख के डिबेंचर इशू कर लिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कायदे से उसकी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो आप डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हो एज लाइबिलिटी। आपकी मेन लाइबिलिटी जो होती है वो बैंक लोन है। समझ आई मेरी बात? जी सर। जब आप डिबेंचर्स को इशू करोगे वहां पे आप लैंड के डॉक्यूमेंट देते थे, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लैंड तो आपके पास ही है ना, तो लैंड आप थोड़ी बैंक को दे रहे हो, एसेट आप थोड़ी बैंक को दे रहे हो, वो आपके पास ही रहता है, उसके कागजात बैंक के पास होते हैं। वो कब ट्रिगर हो जाएगा, अगर वो कब जाएगा एसेट आपसे, वो लैंड कब जाएगी आपसे, जब आप मेन लोन का पैसा नहीं दोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब आपने डिबेंचर इशू की एज कोलेटरल, यहाँ पे आप डिबेंचर को इशू नहीं कर रहे हो एज लायबिलिटी, यहाँ आप वो एज कोलेटरल सिक्योरिटी देते हो। बैंक डिबेंचर्स को तब बेचेगा जब आप क्या करोगे, जब आप मेन पैसा जो है लोन का पैसा वापस नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी लायबिलिटी है जो बैंक लोन है, तो आप सिर्फ बैंक लोन की लायबिलिटी की एंट्री करोगे। तो एक तरीका है व्हेन यू इशू द डिबेंचर्स एज कोलेटरल, तो एक ट्रीटमेंट है नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर डिबेंचर्स issued as collateral security। अगर आपने डिबेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी कर दिया, तो यहाँ आप डिबेंचर के अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं ले रहे हो, आप बैंक लोन ले रहे हो, उस लोन के अगेंस्ट में आप एज सिक्योरिटी डिबेंचर दे रहे हो, तो डिबेंचर्स की कोई एंट्री नहीं होगी। बट सिंस आपने डिबेंचर इशू कर दिए है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, प्रेजेंटेशन लोन की होगी, जब आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, तो लोन आपकी लायबिलिटी आएगी। लोन आपका लायबिलिटी कहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाओगे नोट नंबर 1 करके, उसमें फिर आप क्या चाहोगे, नोट्स में जाओगे। नोट्स में जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाओगे, उसमें आप लिखोगे बैंक लोन, बैंक लोन लिखोगे 10 लाख का, और उस बैंक लोन के नीचे लिखोगे ये जो बैंक लोन है ये हमने क्या किया है, क्या टर्म लोन का बैंक, ये हमने सिक्योर किए हैं, मतलब इसके लिए अगर हमने सिक्योरिटी दी है क्या, बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ जितना भी रुपीज का होगा एज कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ आई बात? जी। तो अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो डिबेंचर के अगेंस्ट में आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, वो आप लोन के साथ गारंटी दे रहे हो, तो लोन वाली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये जो डिबेंचर्स आपने इशू किया है कोलेटरल सिक्योरिटी, ये कहीं पे आएगा नहीं डायरेक्टली, बट जो बैंक लोन आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, बैंक लोन, उसके नीचे आप ब्रैकेट में लिखो कि ये हमने सिक्योर करके रखे हैं अगेंस्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स, ताकि आपके जो शेयर होल्डर है उनको भी पता चल जाए कि भाई ये जो लोन है ये सिक्योर है अनसिक्योर, वो पता चलेगा, और इसके अगेंस्ट में क्या सिक्योरिटी दी है वो पता चल जाएगा। बस इतना ही काम करना है, कोई और एंट्री नहीं करनी है। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये मेरा एक मेथड था
कि मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, सिर्फ जो टर्म लोन है उसके नीचे दिखा दूंगा कि भाई ये जो टर्म लोन है ये सिक्योर्ड है बाय इशू ऑफ डिबेंचर, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चले इनने डिबेंचर इशू कर दिए, अगर लोन पे नहीं किया जाएगा तो हमें डिबेंचर्स की लायबिलिटी आ सकती है। समझ आई बात? दूसरा तरीका है, अगर आप बोलते हो कि नहीं हम एंट्री करेंगे। सेकंड इज, अगर आप बोलते हो इफ एंट्री इज पास, अगर आपने बोला कि हम एंट्री पास करेंगे डिबेंचर्स की, तो बैंक लोन की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट बैंक लोन डेबिट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट या लोन फ्रॉम बैंक, ये एंट्री तो हो ही जाएगी 10 लाख। और आपने जो डिबेंचर्स इशू कर दिए वो डिपेंड करता है आप कोलेटरल कितने का दे रहे हो। ओबियसली 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होगा, कम का तो बैंक लेगा नहीं। सपोज आपने 10 लाख के डिबेंचर्स देके, तो अब आप बोल रहे हो कि मैं डिबेंचर्स की बुक लायबिलिटी बुक करना है, तो आप क्या करोगे? तो डिबेंचर्स 10 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हो, डेबिट किसको करोगे? क्योंकि कुछ पैसा तो नहीं आ रहा, जो पैसा आ रहा है वो तो लोन फ्रॉम बैंक में डेबिट कर लिया। तो इसके लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो एंट्री करते हैं हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस का डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख। ये डमी एंट्री होती है बेसिकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, एक डेबिट मारे हो एक क्रेडिट मारे हो, आपने डिबेंचर्स की एंट्री दिखा दी। समझ आई बात? अब इसकी प्रेजेंटेशन की बात आ गई। प्रेजेंटेशन में आप डिबेंचर लोन कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। डिबेंचर कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगी। आपका नोट टू अकाउंट बनेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ पे सबसे पहले आएगा टर्म लोन फ्रॉम बैंक जी 10 लाख। इसके नीचे लिखोगे secured by issue of debentures of rupees 10 lakh as collateral security। ठीक है। दूसरा आप क्या दिखा रहे हो? आपके पास डिबेंचर्स आएंगे 10 लाख के, डिबेंचर्स 10 लाख के आ जाएंगे। इधर ये लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर लेस सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को एसेट में नहीं दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में इधर ही कम करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट 10 लाख। तो बाहर फिगर क्या आएगी? नील। तो इधर लिखोगे इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन। बस बैलेंस शीट में आ भी गया और वैल्यू कुछ भी नहीं आई। समझ आई बात? तो इससे क्या हो जाएगा? सिर्फ डिबेंचर होल्डर को और क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए जो एज कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो या तो आप ऊपर वाला तरीका ही करो कि दिखाओ ही मत, अगर दिखाओगे बस सिर्फ एक ही चीज कर लेना कि टर्म लोन को दिखा देना कि वो सिक्योर्ड बाय डिबेंचर। और अगर आप एंट्री करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लैंड तो वही करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। डिबेंचर की एंट्री भी करना चाहो तो कर लो, एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो जब आप लोन पे करोगे तब डिबेंचर्स वहां से वापस लोगे, जब आप लोन रिपे करोगे तो जब लोन खत्म हो गया तब जब उसे डॉक्यूमेंट वापस लोगे तब ये एंट्री रिवर्स कर देना, उस दिन एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर सस्पेंस टू अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तब बैंक लोन भी खत्म हो जाएगा और ये डिबेंचर भी खत्म हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ मुश्किल था ये? भाई नो सर, सिंपल सी स्क्रॉल बात है, नीचे कीजिए। सिंपल सी बात है कि भाई व्हेन यू इशू द डिबेंचर्स एज कोलैटरल, वहां पे डिबेंचर के अगेंस्ट में आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी किसी कायदे से कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट आप एंट्री करना भी चाहो तो कर लो ना, एक एंट्री क्या दिक्कत है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है, डिबेंचर अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको लोन का पैसा दिखेगा 10 लाख रुपया, नोट्स के अकाउंट में डिबेंचर का पैसा 10 लाख रुपया, लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपया, नील हो जाएगा इनफैक्ट। अब बताओ किसका क्या डाउट है? सर स्क्रॉल नीचे कीजिए। फिर मतलब ये और कुछ खत्म हो रहा है ना? बस बस बस। अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है, इसमें दो टॉपिक बचते हैं। एक है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक छोटा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।
कल इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। जब ये नोट करोगे मुझे बता देना। सर किया। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। आप एक बार देखो आपकी बुक में कौन सा है ये। सर एक मिनट। मैं पढ़ूं क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन बोले वाले। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। A company had rupees 5 lakh 6% debentures outstanding. एक मिनट। ट्वेंटी टू सर। हाँ, क्या पढ़ूं है? क्वेश्चन? मैं आपकी बुक में हो सकता है, क्योंकि वो मेरे क्वेश्चन में ना बुक में कुछ फालतू क्वेश्चन है, तो आपकी इलस्ट्रेशन में हो सकता है ये पहले ही है। तो ये जो लिखा था ना, टॉपिक डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके बाद जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो देखो आप। जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो बुक में डिबेंचर्स इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। ए कंपनी हैड रुपीज 5 लाख 6% डिबेंचर्स। मिल गया? जी सर। आपकी यस सर। कौन सा क्वेश्चन है वो? सर 22। 27। 20? मेरी बुक में 27। अच्छा, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। A company had rupees 5 lakh 6% debentures outstanding, या आपने ऑलरेडी इशू कर दिए थे। During the year, company took a loan of 1 lakh from the bank. आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया। For it, the company से placed with bank debentures for rupees 1,20,000 as collateral security. तो आपने 1,20,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ऑब्वियसली ज्यादा सिक्योरिटी देगी आपने। शो दैट अल्टरनेट ट्रीटमेंट द बुक्स फॉर डिबेंचर्स इशूड ऑन द कोलेटरल, तो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्रीज बोलने क्या होगी। तो एक मेथड है कि कोई एंट्री नहीं होगी, दूसरा मेथड है कि एंट्री होगी। तो फर्स्ट मेथड क्या है, अगर एंट्री होगी तब क्या होगा। अगर कोई एंट्री नहीं होगी तो सबसे पहले बैंक लोन की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1 लाख। बैंक जो मैंने ऊपर 10 लाख बोला था, यहाँ पे 1 लाख वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितना था वैल्यू? 1 1 लाख। लाख। और कोई एंट्री उसकी नहीं होगी तो अब आपको सिर्फ बैलेंस शीट दिखानी है। बैलेंस शीट में जो मैं एक ही चीज दिखाऊंगा, बैंक लोन आपके आएगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में आके आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसका नोट बनेगा। नोट के बाद में फिर डालूंगा नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग। एक आपके ऑलरेडी डिबेंचर्स है, 6% डिबेंचर्स है, तो 5 लाख आपका वो है। और आपका बैंक लोन है 1 लाख का। बैंक लोन का आप लिखोगे ब्रैकेट में क्या सिक्योर्ड बाय लिखोगे? सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स। सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर्स worth rupees 1,20,000 given as collateral security। 1 लाख, तो टोटल आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 6 लाख। ठीक है। जी सर। और अगर आप बोलोगे कि नहीं एंट्री कर लो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेकंड मेथड, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पहले ये एंट्री हो डिबेंचर। जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 1 लाख, उसके बाद आपने 1,20,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,20,000 तो 6% डिबेंचर। और जो कोलेटरल डिबेंचर्स होते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देते बैंक को, ठीक है ना। इंटरेस्ट को बैंक को मिलेगा किस पे? लोन पे। इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक को, बिकॉज ये गिरवी है। इस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे बैंक को, ठीक है ना। अब इसकी प्रेजेंटेशन आएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एंट्री क्या होगी देखो। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट,
नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा आपको लॉन्ग बोरोइंग्स। बोरोइंग। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 6% डिबेंचर्स पहले 6,20,000 के, ठीक है ना। अब डिबेंचर्स आपके 6,20,000 के हो गए ना, 5 लाख वो और 1,20,000, इसमें से आप लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 1,20,000, तो ये है आपका 5 लाख और आपका आया बैंक लोन 1 लाख, टोटल मिला के आपका 6 लाख। तो ठीक है। इसमें आप लिखोगे 6% डिबेंचर है, इसमें लिखोगे आप इंक्लूडिंग 1,20,000 डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि डिबेंचर होल्डर्स को पता चले कि 1,20,000 वो कोलेटरल। और बैंक लोन में लिखोगे क्या? Secured against debenture. Secured against debentures of rupees 1,20,000 issued as collateral security. इससे क्या होगा? प्रेजेंटेशन हो जाएगी। The crux of this is collateral security कोई एंट्री नहीं होती। अगर आप एंट्री करोगे तब भी कोई बुक्स में फर्क नहीं पड़ेगा। The point is collateral security के अगेंस्ट में ना कोई collateral security के लिए जो आपने डिबेंचर किए ना आप उस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, ना वो आपकी लायबिलिटी है। आपकी लायबिलिटी वो मेल लोन है, इसकी सेकेंडरी लायबिलिटी। अगर आप वो पैसा नहीं दे पाओगे तभी आपको लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ आई बात? जी सर। इसमें एक छोटा कंसेप्ट और है, मतलब वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा नहीं, तो वो मैं कल दिखाऊंगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री क्या होती है बाय कंसीडरिंग द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अगर होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको सिंपल बताया कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एंट्री कर लो, बट इसमें एक कैच होता है कि अगर वो प्रीमियम पे रिडीम होता है, जैसे बच्ची ने अभी बोला था कि प्रीमियम पे रिडीम होगा तब क्या एंट्री होगी, वो मैं आपको कल के टॉपिक लेक्चर बताऊं। बट एक उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक वो मैं चाहता हूँ आज ही खत्म करूंगा। डिबेंचर जो इंटरेस्ट होता है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक छोटा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह 5-10 मिनट में हम उसको खत्म करेंगे, तब तक आपका वो 1 घंटा जो क्लास है वो भी पूरा। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है सर? आपने बोला कि डिबेंचर पे एक कूपन रेट होता है 5%, 10%, 6% होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, तो आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आपने 1/4/2023 को डिबेंचर इशू किया ₹10 लाख के, जिसपे इंटरेस्ट रेट है 6%, इसका मतलब क्या होगा? आपको 6% इंटरेस्ट देना है। हाँ। अब जो नॉर्मली इंटरेस्ट होता है कंपनी का, वो हाफ ईयरली देते हैं, वो 1 साल बाद भी हो सकता है, बट नॉर्मली हाफ ईयरली होता है। क्या होता है? आप अगर अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में होगा ना, तो उसमें जेके बैंक शायद क्वार्टरली देता है, या कोई बैंक होता है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है। तो इट मीन्स आपको 2 बार इंटरेस्ट तो देना ही देना है उनको, एक ये और ये। तो उस वक्त आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है बीइंग अकाउंटेंट। हाँ मुनज़्ज़र, जब बेटा यहाँ पे डिबेंचर इशू कर दिया तब अपने इशू की एंट्री करनी। नाउ व्हेन यू आर पेइंग देम द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की एंट्री करोगे नहीं करोगे? हाँ। मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट बता दो पहले। अभी आपने रिडीम नहीं किया तो 10 लाख, नातिका इंटरेस्ट कितना होगा? 10 लाख इंटू 6%, हाँ। 60,000। नातिका यस सर। 60,000 तो कमाई, 60,000 है। कितना इंटरेस्ट दोगे 10 लाख पे? 6% इंटू 6 पे 12, 6 ही महीने हो गए ना बेटा। जी सर। इंटरेस्ट टाइम के लिए होता है ना, 6% पर एनम होता है, 30 तो 6 महीने का कितना मिलेगा? 30,000। 30,000। तो यहाँ पे फिर मिलेगा 10 लाख पे 6% इंटू 6 by 12, व्हेन वी से 6%, दैट इज 6% पर एनम, जी। है ना। पर क्वार्टर नहीं है, पर हाफ ईयर नहीं है, पर एनम है। तो 1 साल का है तो 6 महीने का टाइम पीरियड हो गया, तो 6 महीने में 30,000 मिलेगा, 6 महीने में 30,000 मिलेगा। अब नातिका मुझे बताएगी सर डिबेंचर की इंटरेस्ट की एंट्री जब मैं करूंगी तो क्या एंट्री करोगी? सबसे पहले मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री बुक करूंगी, तो एंट्री हो जाएगी 30 सितंबर को। डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कायदे से मैं एक एंट्री करता, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर के नाम से मैं लायबिलिटी बुक करता 30,000। फिर मैं एंट्री करता डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट,
टू बैंक 30,000। ये एंट्री होती ना मेरी नातिका। यस सर। बेटा जब आप डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे? डिबेंचर मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हो टू लायबिलिटी, 30,000 मुझे डिबेंचर होल्डर को देना है, तो आप एंट्री करते हो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और फिर जब डिबेंचर होल्डर को पैसा दोगे तो एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आप करोगे 30 सितंबर को, और यही आप करोगे 31/3 को भी। नॉर्मली आप यही एंट्री करते, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30,000 टू डिबेंचर होल्डर 30,000। ये आपने पहले लायबिलिटी बुक कर दी अपनी बुक में। नॉर्मली ये एंट्री बुक करते हैं लायबिलिटी, उसके बाद फिर पे करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं करते डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, पहले लायबिलिटी बुक करते हैं एक्सपेंस टू लायबिलिटी, देन फिर लायबिलिटी टू बैंक करते हैं, ठीक है ना। फिर आप करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक 32। उसके बाद आपका साल क्योंकि क्लोज हो रहा है तो डिबेंचर इंटरेस्ट को आप कहां पे लोगे? पीएनएल पे लोगे, तो पीएनएल में ये खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा, तो आप फिर एंट्री करोगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट। अकाउंट डेबिट 60,000, तो साल का पूरा इंटरेस्ट आएगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट 60,000, बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस राइट रिटन ऑफ, ठीक है, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट रिटन ऑफ। ये तो नॉर्मल क्या है था कि भाई जितना इंटरेस्ट बनता है उतना पे कर लेते, बट क्या होता है कि यहाँ पे बीच में गवर्नमेंट आती है, इनकम टैक्स बीच में आता है। क्या आता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अगर आप किसी भी बंदे को डिबेंचर का इंटरेस्ट देते हो, क्या देते हो? डिबेंचर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो कृपया करके उनका 10% टीडीएस काट लो। क्या बोल रहे हैं? 10% टीडीएस काट लो। होता क्या है कि कंपनी तो उनको इंटरेस्ट दे रही है, फिर कंपनी अपना पीएनएल बनाएगी, उस पर जो टैक्स होगा वो देगी। आपको नहीं लगता जिस बंदे को वो इंटरेस्ट दे रही है डिबेंचर तो उसकी इनकम है? हाँ। उस बंदे की इनकम होगी, और वो बंदा, ये तो मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ 30,000, उसकी हो सकता है फिर बहुत सारा इनकम हो या जो भी हो, तो उसको भी तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मैं उस बंदे को कल को कहाँ पकड़ूंगी, तो तुम एक काम करना, इसका टैक्स काट के जमा कर देना, उसके पैन के अगेंस्ट में जमा होता है वो, फिर उसको दिख जाएगा बाद में, अगर वो अपनी रिटर्न भरेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ये कंपनीज को रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि जब भी आप किसी को इंटरेस्ट दोगे, या बहुत सारी जगहों पे होता है, आपको इनका टीडीएस काटना है। क्या काटना है? टीडीएस काटना है। ये तो मैंने इंटरेस्ट की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ इंडियन ऑयल में, तो इंडियन ऑयल को अपने प्रॉफिट में तो टैक्स देना ही देना है, क्योंकि कंपनी की गवर्नमेंट की नजर में इंडियन ऑयल एक पर्सन है, लतीफ भी एक पर्सन है, ठीक है ना। वो उसे भी बोलते हैं कि तू कॉर्पोरेट टैक्स देगी, तू डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी को 30% टैक्स देना होता है। एज एन इंडिविजुअल लतीफ को भी टैक्स देना पड़ेगा, मेरी इनकम जितना भी होता है वो स्लैब वाइज मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो लतीफ को इनका इंडियन ऑयल से सैलरी आ रही है, जितना भी आ रहा है 5 लाख 10 लाख जितना भी आ रहा है पूरे साल का, उस पर मुझे टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार लतीफ को मैं बाद में पता नहीं ये भरेगा नहीं भरेगा, तो गवर्नमेंट मेरे एम्प्लॉयर को बोलती है कि तू जब लतीफ को सैलरी देगा तो एक काम करना, इसका जितना भी टैक्स भरना होगा सैलरी से टैक्स काट के इसका पेमेंट कर लेना, ठीक है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू जो ये अपने सैलरी का खर्चा मानेगा पीएनएल में, मैं इसको डिसअलाउ करूंगा और तेरे ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा नॉन कंप्लायंस का। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो गवर्नमेंट उसको बोलती है मैं तेरे ऊपर पेनल्टी कराऊंगी क्योंकि तूने टीडीएस नहीं काटा, तो बहुत सारी पेनल्टीज लगती है, तो इसलिए ये मजबूर है टीडीएस काटने के लिए। और जब मेरा टीडीएस कट गया, सपोज मेरा उनने फ्लैट में इतना टैक्स काट लिया, 2 लाख 3 लाख जितना भी टैक्स काटना है, तो मैं तो बाद में अपनी रिटर्न भरूंगा ना, और बोलूंगा गवर्नमेंट को देखो, फिर मुझे कंपल्सरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि तेरे को अपनी रिटर्न भरनी है, उसमें इनकम टैक्स की रिटर्न जो भरते हैं तुझे दिखाना है कि तूने तेरा इनका टोटल इनकम कितना था, उसके ऊपर कितना टैक्स काटा है। अगर बराबर कटा है तो ठीक है, तो नील की रिटर्न फाइल हो जाएगी। और अगर तेरा कम टैक्स कटा है, मतलब तेरी और भी इनकम थी इंडियन ऑयल के बगैर थी, तो तेरे को फिर उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर तू एक्स्ट्रा टैक्स अपने जेब से पे करेगा, ओवरऑल पूरा करेगा। और अगर तुझे इंडियन ऑयल ने ज्यादा टैक्स काटा था तो बाकी तेरे को रिफंड मिलेगा, जो आप फिर बाद आईटीआर में करते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे भी लगता है कि कंपनी को बोला जाता है कि भाई तुमने इसको टीडीएस काटना है। अब क्या होगा, देखो, जब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम्हें टीडीएस काटना है, उस केस में क्या होगा, मैंने उसका 30,000 का इंटरेस्ट है, बट उसको मैं 30,000 नहीं दूंगा, उसमें से मैं 3,000 रुपया गवर्नमेंट को दूंगा और 27,000 में डिबेंचर होल्डर को दूंगा। तो जब मुझे टीडीएस काटना होगा, टीडीएस के केस में एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30,000
है ना। ये तो मेरा एक्सपेंस तो 30,000 ना, इसमें मुझे टीडीएस कितना पे करना है, तो टीडीएस पेएबल टैक्स डिडक्टेड सोर्स 3,000 टू डिबेंचर होल्डर 27,000। डिबेंचर होल्डर को मुझे 27,000 ही देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है इसको सारा पैसा नहीं देना, 10% काट के देना। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, अपना खर्चा तो पूरा है 30,000, तो टीडीएस पेएबल 3,000 कि जो मुझे गवर्नमेंट का टैक्स है वो 3,000 है, और डिबेंचर होल्डर को मैं 27,000। और जब मैं पे करूंगा, तो डिबेंचर होल्डर को जब मैं पे करूंगा, तब मैं एंट्री करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 27,000 तो बैंक 27,000। और गवर्नमेंट को जब मैं टीडीएस पे करूंगा, तो इसकी एंट्री करूंगा मैं टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक 3,000। तो ये जाएगा डिबेंचर होल्डर को और ये जाएगा गवर्नमेंट को। और इसमें फिर इस बंदे का पैन भी जाता है, तो ये उसको फिर अपने पैन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स में दिख जाएगा। फिर जब वो अपनी रिटर्न भरेगा, वो दिखाएगा मेरी तो टोटल 30,000 इनकम थी, उसमें से 3,000 आपने ऑलरेडी टैक्स काटा, उतना ही मेरा टैक्स भर रहा था, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो भी होगा वो अलग बात है। बट यू बीइंग द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, तो आपको ये एंट्री करनी है। तो क्या आपको टीडीएस की एंट्री समझ आई? जी सर। याद करो जब हमने जीएसटी का पढ़ा था कि आप जब किसी को सेल करते हो, तो आप उसे, अगर गुड्स का वैल्यू 1,000 रुपया है, आप उसे 1,180 लेते हो, वो वहां पे अलग से जीएसटी लेते हो, और वो जीएसटी भी आपकी इनकम नहीं होती है, तो आपको गवर्नमेंट जमा करना होगा, है ना। तो फिर आप जीएसटी पेएबल से लायबिलिटी बुक करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, आपका खर्चा था 30,000, आपने उसको 30,000 नहीं दिया, 27,000 दिया, बट आपका खर्चा तो 30,000 है। बस फर्क इतना ही है, 27,000 आप उस बंदे को दे रहे हो, 3,000 आप उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहे हो। फिर गवर्नमेंट उसके अकाउंट में वो खुद ही करेगा जो भी हिसाब होगा, आपको उसमें नहीं जाना है। अभी आपको अभी इतना ही याद रखना है कि यू बीइंग ए कंपनी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स डिडक्ट करने की, तो आप उसे टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करोगे। कल को आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो और आपको किसी की सैलरी की पेमेंट करनी है, तो आपको उसका भी टीडीएस काटना होगा। या फिर अगर पापा कहीं पे भी जॉब करेंगे, तो आपने देखना उसका जो एम्प्लॉयर होगा, वो उसको टीडीएस काट के पेमेंट करता है, उसका हर मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी टैक्स करता है। और क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को टीडीएस का काटना होता है। ठीक है, जी सर। एंट्री आपको आ गई। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जस्ट देयर इज वन कंसेप्ट जो मैं इंशाल्लाह कल कराऊंगा। अगेन मैं कोई और कैटेगरी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आपको जितनी मर्जी होगी प्लीज होमवर्क कर लेना। कल भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मंडे संडे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जी सर। चलो सेशन को क्लोज करें। किसी का कोई डाउट? चलो प्लीज होमवर्क किया करो खुद ही, मतलब जितनी भी आपको मर्जी होगी, जितना भी आपका एपिटाइट होगा उस हिसाब से कर लेना। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। तो हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह विद एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मजा आएगा उसको पढ़ने में कि रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीमियम पेएबल और रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्रीज होती है इशू के वक्त। ठीक है, चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।